हेलो दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं दोस्तों। बड़ा ही अच्छा अच्छा आज का प्रश्न है, वाक्य शुद्धि से संबंधित है ना, और वाक्य का प्रकार बताने से संबंधित। और आपसे अनर्थी शब्द भी पूछे गए हैं थे इस पेपर में। मैंने आपको बताया था कि 35 तक का प्रश्न पिछले वाले में मैंने सॉल्व कराया था, और 35 तक का प्रश्न है ना, 35 प्रश्न लगभग इसमें मैं और सॉल्व कराऊंगा उसी पेपर से, है ना, जो आपके सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। और बहुत अच्छा प्रश्न आया था दोस्तों, है ना। और आपको इसमें मैं आपको टाइप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको देखने में इंटरेस्ट आए, है ना। जो आपको वीडियो है, देखिए दोस्तों, इसमें अवयव से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं इन सब प्रकारों से, वो सब आप लोग देखेंगे आज। और बताऊं मैं आपको, तो मुहावरों से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और लोकोक्ति से भी कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं आप लोग आज देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले से। और आज का अपना पहला प्रश्न है 36वां, और पूछा गया है आपको दोस्तों कि निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। तो पढ़िए आप लोग विकल्प को। और आज धन खाली स्थान कोई नहीं पूछता, के बिना साथ तक को कहाँ। तो प्रयोग करके अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि के बिना बिल्कुल सही जो है विकल्प है दोस्तों, है ना। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ऐसा है ना वाक्य बनेगा, और बिल्कुल सही है आपका ए ऑप्शन। चलिए दूसरे में चलते हैं। मोहन बाजार की ओर गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो की ओर आपको रेखांकित दिख रहा होगा, की ओर दिख रहे हैं दोस्तों, ये जो की ओर है ना, ये रेखांकित है। और मोहन बाजार की ओर गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो क्या क्रिया विशेषण है, की विशेषण है, कि समुच्चय बोधक अव्यय है, कि सर्वनाम है। तो की ओर गया, गया मतलब जो है जाने, है ना। जाने क्रिया की क्या है दोस्तों, ये भूतकाल रूप है ना। जाना एक क्रिया है, उसका भूतकाल रूप है, और उसकी विशेषता बता रहा है कि मोहन है ना बाजार की ओर, है ना, बाजार की ओर गया है। तो ये भी क्या है, क्रिया विशेषण ही है, ठीक है। तो आप लोग लगा दीजिए 34 का ए, ठीक है। चले आगे। और दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हैं इसमें अव्यय से संबंधित। आपको कुछ दिक्कत होगी तो बताइएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। तो मैं जल्दी जाऊंगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आराम कर सकूं। तो दो वाक्यों को जोड़ा गया है आपस में, और ऐसा किस में होता है। अगर आपने डिटेल पढ़ा होगा तो अब तब तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको चुटकी में 1 मिनट में, है ना, आप लोग पूरा डिटेल क्लास जो देखेंगे ना उसका मैं 1 मिनट में सार बताता हूँ आपको। जब भी दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पर होता है समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। और मैंने अव्यय बताया था आपको 4 प्रकार के होते हैं, और चारों प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक को पहचानना तो और भी आसान होता है दोस्तों, है ना। उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है सामने में, ठीक है। जैसे अरे तुम गिर गए, है ना, अरे तुम कैसे गिर गए। तो ये जो अरे लगा रहता है उसके बाद आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा अव्यय है, है ना, विस्मयादि बोधक अव्यय। और इसमें अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैं जल्दी जाऊँगा, है ना, एक वाक्य हो गया, या इसी को उपवाक्य बोल लेते हैं, है ना। तो मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, आराम कर सकूं एक अलग वाक्य हो गया या उपवाक्य हो गया। दोनों को जोड़ा जा रहा है। जब भी उपवाक्य या वाक्य को जोड़ा जाता है किसी अव्यय द्वारा, तो वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ठीक है। और जहां पर संज्ञा या सर्वनाम को, है ना, जोड़ा जाता है, वहां पर संबंध बोधक अव्यय होता है, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय, जैसे राधा और सीता घूमने जाते हैं, तो राधा और सीता के बीच में जो लगा हुआ है ना, वो क्या है, संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। तो 1-2 मिनट में ही मैंने सारा
अवयव का आपके सामने सार रख दिया है। और क्रिया विशेषण को तो आप जानते ही हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। तो सी लगा दीजिए और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मदन तेजी से दौड़ा, मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। तो देखिए इसमें क्रिया विशेषण प्रयोग किया गया है। दौड़ा जो है क्रिया है और कैसा दौड़ा, तेजी से दौड़ा। तो दौड़ने का तरीका बता रहा है, रीति बता रहा है ना, रीति। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मदन कैसे दौड़ा, तेजी से दौड़ा, है ना। तो दौड़ने का ढंग बता रहा है। ठीक है, तो जहां भी आपको तरीका बताया जाए कुछ करने का, है ना, क्रिया का तरीका बताया जाए, तो वहां पर क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बहुत अच्छे से समझाता हूं दोस्तों मैं आपको। प्रैक्टिस सेट है लेकिन आपको डिटेल में जितना नहीं समझाया जाता है उतना मैं अच्छे से समझाता हूं, इसलिए टाइम लगता है ना। सिर्फ आपके लिए लगा रहा हूं मैं टाइम, है ना। मेरे पास भी टाइम कम है लेकिन मैं आपको, है ना, टीचर होते हुए भी ज़्यादा समय जब दे रहा हूं तो आप लोग भी दोस्तों, है ना, इस बात को थोड़ा सा इसका लाभ उठाइए, है ना। बिल्कुल आप लोग ये मत बोलिएगा कि सर आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्रिया विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। तो आप समझ ही चुके होंगे कि मदन तेजी से दौड़ा, कैसे दौड़ा, तेजी से दौड़ा। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि तेजी से किया गया है ना। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है। अब ये देखिए, यानी कि आर्थी शब्द से प्रश्न पूछा जाता है जब भी ना, तो इंसान बिल्कुल क्या है, बना ही नहीं पाता है। मैं बता रहा हूँ 100% बच्चे, 100% नहीं बोलूँगा, गलत हो जाएगा, है ना, 90% बच्चे नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अज शब्द का अर्थ दोस्तों देखिए क्या क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। अज शब्द का जो है ब्रह्मा भी होता है ना, बकरा भी होता है और शिव भी होता है। ठीक है, तो अज शब्द का अर्थ तीनों होता है। और कौन सा नहीं होता है, अंजाम। तो यही आपका सही आंसर है ना, अनजान। ठीक है, चलिए अगले वाले प्रश्न में, अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। और निम्नलिखित में कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है, कर शब्द का अर्थ नहीं है। तो कर मतलब क्या होता है दोस्तों, एक कर मतलब टैक्स भी होता है, आपको पता है टैक्स, है ना। एक कर मतलब हाथ होता है और एक कर मतलब किरण भी होता है। ठीक है, कर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर कर्म जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, विलोम से भी देखिए प्रश्न आया हुआ है। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक है। तो अपव्यय मितव्यय, अच्छा यही सही है दोस्तों, यहीं पर सही लग गया हम, है ना, देखते ही पता चल गया कि यही सही है। अब आज्ञा का तो निंदा नहीं होगा, उल्टा, है ना। उपकार का उल्टा भलाई नहीं होगा, उपकार करना ही मतलब भलाई करना होता है ना दोस्तों। तो ये तो विपरीत अर्थ बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों 43 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ए है बिल्कुल आंसर, है ना, ए टिक कर दीजिए। और चलते हैं आगे दोस्तों। आप, है ना, ज़्यादा समय लगता है ना, वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा देता हूँ मैं कई बार, मुझको खुद को लगता है कि आध वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो अपनी तरफ से मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी ख़त्म करूँ। ठीक है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। तो दोस्तों अज्ञेय शब्द आपको अगर पता है तो बताइए, जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके। तो दोस्तों हाँ यही सही है। अज्ञेय मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके। ठीक है, जिसे जाना ना जा सके। और निम्न वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा कीजिए। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना मतलब क्या होता है, अपना कब्र खुद खोदना। तो इसमें तो वैसा अगर लिखा होता ना तो सही हो जाता, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कब्र खोदना, है ना, कब्र खोदना है। अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मारना है, हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, है ना,
क्योंकि परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। जान जोखिम में डालना है, ये तो एकदम सिंपल अर्थ दे रहा है ना, और मुहावरा कभी सिंपल अर्थ नहीं देता है, ठीक है, विशेष अर्थ बताता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। माथा ठनकना, अच्छा ये तो बिल्कुल आपको पता ही होगा, एक प्रश्न एक वीडियो में मैंने सॉल्व भी करा चुका हूँ इसको, है ना। तो मेरा माथा ठनका, है ना, तभी मेरा माथा ठनका, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब शक हो गया आपको, है ना। तो 46 का क्या हो गया, 80 हो गया। ये है गजब का प्रश्न, है ना, बार बार आता है तो इसीलिए बोल रहा हूँ गजब का प्रश्न। अच्छा, गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ है, देखिए भरना नहीं लिखा है, गागर में सागर बस लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब लास्ट में ना नहीं है, फिर भी क्या है, फिर भी मुहावरा है। और मुहावरे को पहचानने की ट्रिक क्या होती है दोस्तों, लास्ट में ना लगा होता है अधिकतर, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी मुहावरे होते हैं जिसमें ना नहीं लगा होता है, तो उनको आप लोग याद रख लीजिएगा ताकि आप धोखा ना खाएं, ठीक है। तो गागर में सागर, गगरी को सागर में डुबोना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, संक्षेप में गहरी बात कहना, यही है दोस्तों सही, बिल्कुल, है ना, कि भाई आपने तो गागर में सागर भर दिया, है ना, मतलब थोड़े बातों में बहुत गहरी बात कह दी, है ना, संक्षेप में आपने बड़ी गहरी बात कह दी, या थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी, ठीक है, या बहुत सारी बात कह दी। तो 48 का आपका हो गया। 48 का आपका देखिए फिर से मुहावरा है, और देखिए मुहावरे से ऐसा भी प्रश्न बनता है कि निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है, पूछ लिया है, अब बताइए। और बच्चे लगा देंगे आस्तीन का सांप, क्यों, क्योंकि लास्ट में ना नहीं है ना, यही तो ट्रिक आप याद रखते हैं, अक्सर लोग यही ट्रिक याद रखते हैं कि लास्ट में ना रहता है मुहावरे में, लेकिन आस्तीन का सांप जो है मुहावरा है, जबकि इसके लास्ट में ना नहीं है। उल्लू बनाना भी एक मुहावरा है, कमर टूटना भी मुहावरा है, लेकिन दूर के ढोल सुहावने ये जो है मुहावरा नहीं है दोस्तों, ये लोकोक्ति है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। और निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है। अब 49वां प्रश्न देखिए, इसमें पूछा हुआ है कि कौन सी लोकोक्ति नहीं है। तो अकल बड़ी या भैंस, बताइए। अंधा क्या चाहे दो आंखें, एक अनार 100 बीमार। तो आजकल वही किस्सा हो गया है कि पेपर कम हो रहे हैं लेकिन एक अनार है और 100 बीमार है, ऐसा टाइप का हो गया है ना, वही बात है। सिर ओखली में देना, तो हमको तो पता है कि लास्ट में ना आता है तो अक्सर करके क्या होता है, मुहावरा होता है, तो डी लगा दीजिए, यही है ना, मुहावरा लोकोक्ति नहीं है। अच्छा, अगला प्रश्न दिया हुआ है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लोकोक्ति का अर्थ है, ये तो सबको पता होता है, परिश्रम अधिक और फल कम, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें क्या टाइम लगाना दोस्तों, है ना। तो डायरेक्ट बी ऑप्शन लगाते हैं, परिश्रम अधिक और फल कम, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता दूं, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, ठीक है दोस्तों। मज़ा आ रहा है, अब थोड़ा सा जल्दी हो रहा है ना, आज थोड़ा जल्दी हो रहा है ना, और जल्दी करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं, तो दोस्तों वाक्यों के भेद सामान्यतः जो है, देखिए अर्थ के आधार पर मत लगा दीजिएगा, क्यों, अर्थ के आधार पर तो किया गया है वाक्यों का भेद, लेकिन रचना के आधार पर भी किया गया है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में है, लेकिन दो, है ना, दोनों जब एक साथ ऑप्शन में दे दिया हो तब लगाइए, है ना, जैसा कि तीसरे ऑप्शन में दिया है कि, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, 52वां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं आपके लिए टिक भी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 52वां का अच्छे से कर देता हूँ, है ना। देखिए 52वां का मैंने क्या बताया, रचना और अर्थ के आधार पर सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं। तो चलिए बताइए, रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं वाक्यों के, ठीक है। 52वां का तो मैंने बोला सी बिल्कुल सही है। और रचना के आधार पर बताइए वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी बनता है। और अगला प्रश्न ही आपसे पूछा हुआ है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो लगा दीजिए डी ऑप्शन, 8 होते हैं, है ना। मैंने अभी आपको बताया कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। और छी छी, ये देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब देखिए कितनी गंदगी है बोल रहा है ना, तो विस्मयवाचक
क्या होगा, वाक्य है। ठीक है, वो चिन्ह देखते ही आप समझ गए कि विस्मयवाचक जो है क्या है, वाक्य है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 55वां है। ठीक है, और बढ़िया प्रश्न है ये भी। क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे, आपसे पूछ रहा है कि यह फाइल प्रबंधक, हाँ, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो दोस्तों ये देखिए आज्ञा दे रहा है ना कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। ठीक है, किसी चपरासी से बोल रहा होगा, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, आज्ञावाचक। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ता है ना, जोड़ने का कार्य करते हैं, वे हैं। तो जो शब्द दो वाक्यांशों को, है ना दोस्तों, जो शब्द दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको मैंने क्या बताया दोस्तों, उनको मैंने बोला समुच्चय बोधक, है ना, अव्यय बोलते हैं। ठीक है, वे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अव्यय जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और चारों प्रकार आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और शब्दों को भी दिया हुआ है, शब्द भी अगर दिए हो, है ना, और उनको जोड़ा गया हो वाक्यांशों द्वारा, ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, किसी शब्द द्वारा, है ना, तो कौन सा शब्द होगा वो, तो वह शब्द होगा समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन मैंने क्या बताया, शब्द अगर संज्ञा और सर्वनाम है ना, शब्द अगर संज्ञा और सर्वनाम है तो उनको अगर जोड़ा गया है तो संबंध बोधक अव्यय होगा, है ना, क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। इस बात को याद रखिएगा, है ना। शब्द जानबूझ के जोड़कर आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि शब्द अधिकतर संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं किससे जुड़ते हैं, संबंध बोधक अव्यय से, है ना, और जानबूझ के ये शब्दों को इसमें डाल दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो शब्दों के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम नहीं होने चाहिए। अगर संज्ञा और सर्वनाम को कोई अव्यय जोड़ रहा है, इसका मतलब वो जो है संबंध बोधक अव्यय होगा। और इसी, है ना, अव्यय क्लास के लिए दोस्तों, है ना, अव्यय या अविकारी क्लास के लिए आपको 1 घंटे, है ना, 1 घंटे का भी क्लास लेते हैं सर लोग, है ना, और मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में प्रैक्टिस सेट में बता देता हूँ, फिर भी आपको समय ज़्यादा लगता है ना। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट चलाने का मेरा उद्देश्य ये है कि कम समय में आपको अधिक ज्ञान देना, है ना। प्रश्न के माध्यम से भी आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, प्लस आपको मैं सारी, है ना, सारी जो ज्ञान की बातें अधिक हमको बतानी है ना, जो मुख्य ट्रिक्स बताने हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट बात बतानी है, वो मैं बता दे रहा हूँ, है ना, क्लास कराते कराते ही प्रैक्टिस सेट में, है ना। तो आपको डिटेल क्लास भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इस बात को समझने का प्रयास किया करें दोस्तों, है ना। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो मुझको पूरा विश्वास है दोस्तों कि आप लोगों को मेरी बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, है ना, क्योंकि आप लोग बड़े समझदार लोग हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से है ना, कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो बताइए दोस्तों, मैंने तो इसका पूरी तरीके से आपको समझा चुका हूँ, है ना, इसलिए आप बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे। तो निम्नलिखित में से बोले या निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। दादाजी आकर टेलीविज़न देखने लगे, तो इसमें तो देखिए और परंतु किंतु, है ना, मैंने आपको ट्रिक बताया था, और परंतु किंतु तथा इनसे जो है 2 वाक्य जुड़े होने चाहिए। तो ऐसा आपको सी में दिखाई दे रहा है, 57 का सी लगा दीजिए, है ना। नारायण धरनी है परंतु कंजूस है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। तो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, परंतु किंतु से 2 वाक्य जुड़े होते हैं, है ना, और से तथा से अगर जुड़े हैं, एवं से जुड़े हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों, वो जो हैं संयुक्त वाक्य होते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, है ना, तो इसमें और समय देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं 2-3 बार आपसे, है ना, पढ़ के उसी प्रश्न को इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको थोड़ा समय मिल जाए सोचने का, है ना, और समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है,
निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, बताइए। तो वह खाना खाकर सो गया, सिंपल शब्द है, खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया, और देखिए, और दिखा आपको और लगा दिया आपने संयुक्त वाक्य, और आपको मिल गया 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्लास की, है ना, प्रैक्टिस सेट का महत्व। आपको जो क्लास 1 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी वाक्यों को, है ना, क्या करने के लिए, वाक्यों के प्रकार को समझने के लिए, वो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में चलते चलते ही बता दिया है ना। और आप, है ना, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है दोस्तों, है ना, बिल्कुल बात को समझिएगा। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य की मैंने क्या पहचान बताई थी, है ना, एक तो की लगा होगा, एक तो क्या है, बीच में अल्प विराम रहता है। ठीक है, तो की किस में है, देखिए खोजिए। हाँ, तो दिख गया मुझको दोस्तों, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो क्या जानता है सेठ, कि नौकर जो है ईमानदार है। तो लगा दीजिए 59 का सी। और कुछ देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनता है ये सब प्रश्न। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा तो सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और आप लोग बोल रहे थे ना दोस्तों कि समय लग रहा है करके, तो समय सिर्फ पहले समझाने के लिए लगता है, फिर बाद में आप लोग ना डायरेक्ट टिक करेंगे बस, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा समय दे दीजिए, है ना। जब मैं टीचर होकर इतना समय दे रहा हूँ तो आपको भी समझने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। तो रेखांकित कौन सा है ना, जो है रेखांकित किधर है, दिखाई दे रहा है ना, रेखा किधर है, दिखाई दे रहा होगा आपको। हालांकि थोड़ा सा पतला है ना, थोड़ा सा जो है गाढ़ा नहीं है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेखांकित जो है ये हुसैन का बनाया हुआ है। ये जो है इधर वाला भाग जो है आपका रेखांकित है। तो उस चित्र की, है ना, अच्छा क्या लिखा है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो रेखांकित उपवाक्य है। तो जहां भी देखिए, इसका भी मैं बता रहा हूं कैसे पता करना है। जहां जो रहता है ना, वहां पर विशेषण उपवाक्य होता है। ठीक है, समझ गए, बस देखेंगे जो और लगा देंगे विशेषण उपवाक्य, सही हो जाएगा। और जहां की रहेगा ना, की का प्रयोग रहता है जिस वाक्य में, है ना, वहां पर कौन सा उपवाक्य होता है, वहां पर दोस्तों संज्ञा उपवाक्य होता है। देखिए इधर एक प्रकार दिया हुआ है संज्ञा उपवाक्य, तो अगले बार संज्ञा उपवाक्य का प्रश्न दे देना, तो कैसे बनाओगे दोस्तों। तो इसीलिए मैं बता देता हूँ, है ना, समझ रहे हैं बात को। एक मिनट भी नहीं लगा, और मैंने आपको जो पूरा क्लास कराया जाता है जिसके लिए, वो बता दिया है ना। तो ये महत्व है प्रैक्टिस सेट का। चलिए, मित्रों को काट कर केक खिलाओ। अब ये देखो दोस्तों, पद को उल्टा कर दिया है ना। अगर इसी को सही तरीके से अगर बोल देता ना तो सही हो जाता। मित्रों को केक काट कर खिलाओ, केक काट कर खिलाना है, मित्रों को काट करने, है ना, मित्रों को काट देंगे तो केक किसको खिलाएंगे। तो दरअसल इसमें पद संबंधी क्या है, पद क्रम संबंधी इसमें अशुद्धि है। और वाक्य में अशुद्धि पूछी हुई है आपको, किस प्रकार की अशुद्धि है करके, तो इसमें पद क्रम संबंधी अशुद्धि दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है। तो चलता हूं दोस्तों आगे, बताइएगा आपको क्लास कैसे, है ना, कैसी लग रही है। और प्रैक्टिस सेट में चलाता रहूँगा दोस्तों, है ना, बस आप लोग साथ बनाए रखिएगा। तो मैं प्रश्नों के माध्यम से, है ना, आपको सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए, थोड़ा समय दिया करें, है ना, तो बात बन सकती है ना। कभी भी कुछ सीखने के लिए समय देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। और उसी प्रकार का फिर से प्रश्न आगे है। अच्छा, ये तो 61वां प्रश्न तो हम लोगों ने सॉल्व किया ना, ये तो हम लोगों ने सॉल्व किया। अच्छा, ये पिछले पेज का आगे है, 62वां देखते हैं। और निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मुझे भारी प्यास लगी है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा है। और अक्सर लोग यही बोलते हैं कि मुझे भारी प्यास लगी है ना। और इसीलिए क्या कर देते हैं बच्चे जो नहीं पढ़े होते हैं, इसी को ठीक करते हैं कि यही सही है ना। उनको पता ही नहीं है कि ये जो भारी शब्द है गलत प्रयोग किया गया है ना। भारी वजन के लिए प्रयोग किया जाता है, वजन के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भारी शब्द प्रयोग कर दिया है, बिल्कुल गलत काम किया है। मुझे बहुत प्यास लगी है ऐसा बोलना चाहिए था। उसने गालियाँ निकाली, गालियाँ दी बोलता तब समझ में आता है, गालियाँ निकालने का मतलब क्या होता है ना।
तो हालांकि बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग कर देते हैं लोग, लेकिन गलत है ना। और बोलचाल की भाषा में चूंकि प्रयोग में आता है इसलिए स्टूडेंट फंस जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 65वां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, ये सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। और इसमें भी वाक्य शुद्ध नहीं है। अच्छा, इसमें वाक्य कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है ये अपने को बताना है। पहले ही नहीं को टिक कर दिया करें ताकि समझ जाएं आप लोग। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, तो कृपया है ना, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, तो ये तो सही जो है सही वाक्य है। और पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये भी सही वाक्य है। कुली ने सामान उठाया, तो कुली ने सामान उठाया, हाँ ये भी सही है। हत्यारे को मृत्यु दंड की, हाँ दोस्तों ये गलत है, क्योंकि देखिए इसमें डायरेक्ट ऐसा बोल सकता था ये कि जो है हत्यारे को मृत्यु की सजा हुई है ना, दंड फालतू में लगाया है। ठीक है, दंड लगाए चाहे ना लगाए, है ना, क्योंकि दंड मतलब ही क्या होता है, सजा होता है। तो इसमें डबल प्रयोग कर दिया है। जब भी एक समान अर्थ वाले दो शब्दों का है ना, या है ना, दो शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक समान अर्थ वाले दो शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है किसी वाक्य में, तो वह वाक्य गलत हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, और इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। चलिए 63 प्रश्न हो गए अपने, और चलते हैं। और 70 प्रश्न मैं आज कराऊंगा, मतलब 70वां प्रश्न तक मैं करवाऊंगा। 35 प्रश्न पिछले क्लास में हम लोगों ने कर लिए थे, और मैंने आपको जो है सब देशज जो शब्द होते हैं, फारसी, अरबी, तुर्की वगैरह के शब्द है ना, बहुत सारे भाषाओं से जो शब्द आए हुए हैं हिंदी में, उसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कराया था उसमें, है ना, उसकी भी अच्छी व्याख्या की थी। वैसे प्रश्न मैं आगे भी प्रैक्टिस सेटों में जोड़ूंगा, आप लोग चिंता मत करिएगा, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, और पढ़ने वालों को क्या है, बहुत मज़ा आएगा ऐसे सब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में और सुनने में। ठीक है, चलते हैं आगे। 64वां है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो भैंस का ताकतवर दूध होता है, भैंस का ताकतवर दूध होता है, तो ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि गलत है ना। भैंस का दूध ताकतवर होता है, हाँ तो ये सही राइट है दोस्तों, ये वाला राइट है ना, भैंस का दूध जो है वो ताकतवर होता है। आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो लोग तो बिल्कुल ही गलत है। भैंस का होता है ताकतवर दूध, है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। ताकतवर भैंस का दूध होता है ना, तो ये देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सिर्फ बी ही जो है वो जो है सही है। ठीक है, तो आपसे पूछा भी गया था शुद्ध वाक्य, है ना, तो आपसे पूछा गया था क्या, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और चलते हैं अगले प्रश्न पर। और 65वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अलंकार से प्रश्न आ गया है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। तो दोस्तों जो ये क्या बोलते हैं, इसमें अलंकार पूछा गया है दोस्तों, अलंकार है ना, तो रेखांकित बोल रहा है। इसमें रेखांकित कौन से दिखाई दे रहा होगा, हल्का हल्का रेखा दिख रही होगी आपको, मोती और मानुष, है ना, मोती मानुष और चून में लगा हुआ है रेखा, है ना। और पूछ रहा है इसमें कि अगर ऐसा भी पूछता कि पूरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जानबूझकर आपको घुमाने के लिए पूछा है कि है ना, कि रेखांकित में कौन सा अलंकार है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें जो है एक ही पानी जो शब्द है ना, पानी जो शब्द है उसी में जो है एक ही शब्द है पानी, ठीक है, और उसके 3 अर्थ निकाले गए हैं।
मतलब चिपका हुआ है, 3 अर्थ है इसमें। तो जब भी चिपका हुआ होता है तो श्लेष अलंकार होता है, क्योंकि श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 66वां प्रश्न है पीपर पात सरिस मंडोला। तो इसमें देखिए पीपर पात है ना, सरिस मन डोला। तो दोस्तों मन की तुलना जो है पीपर पात से की गई है, और जहाँ तुलना होती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो पीपर के पत्ते के समान मन जो है डोला, है ना, ये लेखक का डोला है ना। किस कारण से डोला है नहीं बताया है। चलते हैं दोस्तों 67वां। निम्न पंक्तियों में अलंकार है उस, तो मैं पढ़ता हूँ अलंकार पूछा है इसमें। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो जहाँ मानो आ गया, जानो आ गया, जानू आ गया, है ना, जानहू आ गया, ये मानो जानो ये सब क्या करते हैं, ये लोग उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं दोस्तों, है ना। इसमें संभावना प्रकट की गई है। ठीक है, मानो हवा के जोर से, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें संभावना देखिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि जैसे, है ना, हवा के जोर से क्या होता है, सोता हुआ सागर, है ना, जग जाता है। तो उस प्रकार से एक तो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दिया, एक तो आप लोग समझना चाहें तो वैसे समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, निर्गुण उपासक कवि पूछे हैं, और आप सभी को पता है कि कबीरदास जी निर्गुण उपासक कवि हैं, इसमें ज़्यादा बताने वाला कोई बात नहीं है। और अगर रचना तो हमारे जो CGPSC CGVAPM में पूछा नहीं जाता वैसे, लेकिन चलिए अब आगे है प्रश्न, तो देख ही लेते हैं। पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है। अगर कभी प्रश्न ऐसा रचना से आया ना, तो दोस्तों रचना से अगर प्रश्न आया तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है। तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी नाम है इनका, मलिक मोहम्मद जैसी, इस बात को याद रखिएगा। और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो दोस्तों तुलसीदास की रचना इनमें से रसविलास, हाँ रसविलास नहीं है, बाकी जानकी मंगल और ये सब जो हैं पार्वती मंगल, ये सब तुलसीदास जी की रचना हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि तुलसीदास जी कितने महत्वपूर्ण लेखक हैं। जब आएगा लेखक से संबंधित, है ना, लेखक और कवि से संबंधित, तुलसीदास जी कवि हैं, और जब उनसे संबंधित अगर प्रश्न हमारे सिलेबस में डाले गए तो ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, है ना, जो तुलसीदास जी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा आज का वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों हो सके तो लाइक कीजिएगा, और अगर शेयर कर सकते हैं शेयर मीडिया, है ना, अपने फ्रेंड्स को तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और मैं क्या बोलना चाह रहा था दोस्तों, हाँ, और मैं बोलना चाह रहा था कि PDF अगर आपको चाहिए तो आ जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, है ना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया जाता है सभी वीडियोस के मेरे, है ना, मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ अभी सारे वीडियोस का मैं लिंक दे रहा हूँ कहाँ पर, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ जाकर आप लोग लिंक को टच करके निःशुल्क PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। जब मन करे फिर आप टेस्ट के हिसाब से उसको लगा सकते हैं। ठीक है, और 1-2 हफ्ते बाद लगा, है ना, और 1-2 हफ्ते बाद सोल्व करके देखिएगा इन सब प्रश्नों को, आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, है ना, और आपको बातें याद आ रही हैं कि नहीं, तो ये फ़ायदा आपको हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।